स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैटीज एट 24/7। आई अनीता शर्मा, योर हिस्ट्री मेंटर। स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है किनशिप, कास्ट एंड क्लास। और इसमें हम वो टॉपिक करने वाले हैं कौन सा, सोशल डिफरेंसेस एंड द सोशल स्टेटस। इससे पहले हमने महाभारत और टाइप्स ऑफ मैरिज रूल्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और किस तरह से हमने गोत्र सिस्टम को समझा था, राइट। ये सारी चीजें हमने इससे पहले वाली वीडियो में हम कवर कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे कि कैसे ये सोशल डिफरेंसेस सोसाइटी के अंदर जो है वो क्रिएट होते हैं, ठीक है, और उनका स्टेटस क्या था। मतलब अकॉर्डिंग टू द ये जो वर्णास में डिवाइड होगी पूरी की पूरी सोसाइटी, तो उसको किस तरह से कैटेगराइज किया जाएगा, सारी बातें हम इस वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोशल डिफरेंसेस में विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट। अब देखो, ये जो पूरी सोसाइटी है, अब जिसके पास पैसा बहुत ज्यादा रहेगा उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी जाएगी, जो पढ़ने लिखने का काम करेगा उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी जाएगी, जो राजा महाराजा होते थे, क्षत्रिय होते थे, मतलब उनकी एक अलग कैटेगरी बना दी जाएगी, जो थोड़े से एवरेज थे, ठीक है, जैसे फार्मर हो गए, इनकी एक अलग कैटेगरी बना दी जाएगी, और जो बहुत ही ज्यादा पुअर थे और किसी पर डिपेंड करते थे, मतलब उनके पास ना तो लैंड होती थी ना ही कोई बहुत अच्छा रिसोर्सेज होते थे जिससे वो बहुत अच्छा सा अर्न कर सके। तो इस तरह से ना सोसाइटी के अंदर वो डिफरेंस देखने को मिलेंगे जिसके बिहाफ पर ये पूरी सोसाइटी को कैटेगराइज कर दिया जाएगा। और कितने भागों में कैटेगराइज किया जाएगा, इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, तो ये किया जाएगा आपके 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा। अब ये 4 वर्णास बनेंगे, पूरी सोसाइटी में 4 वर्णास बनेंगे। जैसे ये जाति वाती होती है ना, कि अगर देखो आज अगर हम रियलिटी की बात करें तो बोलते कि बता तुम्हारी कास्ट क्या है, तुम कौन सी कास्ट से बिलोंग करते हो। जब भी कोई फॉर्म फिलिंग वगैरह होता है तो वहां पर हमारी नेशनलिटी पूछी जाती है, ठीक है, हमारा जो बैकवर्ड सर्टिफिकेट होता है या कुछ भी होता है, तो उसके बिहाफ पर हम अपनी जाति को कंसिडर करते हैं कि हम इस जाति से हैं, जो कास्ट बनी हुई है कि हम इस कास्ट से हैं। कोई आपका ST SC से है, कोई आपका OBC से है, कोई जनरल कैटेगरी से। अब ये जो कैटेगरीज बनी हुई है ना, एक्चुअल में इनका इमर्जेंस यहीं से हुआ था, ठीक है ना। तो हम बात करते हैं किसकी, राइट ऑक्यूपेशन की, ठीक है। अब इस पूरी सोसाइटी को 4 वर्णास में डिवाइड कर दिया जाएगा। कौन कौन से 4 वर्णास में डिवाइड किया जाएगा, ध्यान से देखना। देखो, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र तो बन चुके थे, ठीक है, मनुस्मृति भी बनाई जा चुकी थी, ठीक है। धर्मसूत्र को 500 ऑनवर्ड्स जो है वो स्टार्ट कर दिया गया था, ठीक है, BC में। और उसके बाद द धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कंटेन द रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन। अब ये जो धर्म शास्त्र और धर्मसूत्र जो लिखा गया था, ठीक है, उसमें मेंशन किया गया था कि ऑक्यूपेशन के बेस पर, ठीक है, क्या बताया गया है कि ऑक्यूपेशन ऑफ 4 वर्णास कैटेगरी ऑफ द वर्णास। अब ये सोसाइटी जो 4 भागों में बटेगी ना, कौन कौन से भागों में बटाई इसको कैटेगराइज किया जाएगा, तो फर्स्ट कैटेगरी होगी वो किसकी होगी, ब्राह्मण की, ठीक है। फर्स्ट कैटेगरी किसकी होगी, ब्राह्मणास, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी होगी, ये होगी क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय। थर्ड कैटेगरी होगी वो होगी वैश्य की, ठीक है। और फोर्थ कैटेगरी जो होगी वो कौन होगी, शूद्र की, ठीक है। शूद्रास, वैश्यास, क्षत्रियास और ब्राह्मणास, ठीक है। तो ये जो ब्राह्मणों का स्टेटस होगा ना, वो सबसे ज्यादा हाई स्टेटस पर रखा जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्राह्मणों का काम होता था, जो भी धार्मिक काम करते थे, जैसे बड़े बड़े हवन यज्ञ करवाने होते थे, या वेदों को पढ़ना पढ़ाना होता था, लोगों को बताना होता था वेदों के बारे में, तो ये इस तरह का जो धार्मिक काम करेंगे उनको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया था। राजा क्योंकि पूरे राज्य की रक्षा करता है, तो इनका काम अलग रखा गया था। इसके बाद जो वैश्यास आएंगे, इनका काम अलग रखा गया था, कि जो नॉर्मल थे, स्कल्पचर्स थे, टीचर्स थे, वैद्य थे, हकीम थे, जो भी कुछ थे वो सारा का सारा इसमें आ जाएगा। जो पेस्टुलेशंस किया करते थे, पशुपालन किया करते थे, फार्मिंग किया करते थे, एग्रीकल्चर वगैरह, ठीक है, तो वो सारा का सारा वैश्यास में आ जाएगा। और शूद्रास कौन होते थे, जो सबसे नीची कास्ट के थे, मतलब जो सबसे लो ओरिजिन था उसको सबसे नीचे रखा गया था, जिसको शूद्रास कहा जाता है। इनको बोला गया था कि ऊपर से अपनी 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो यहां पर हम वन बाय वन सारी चीजों को देखेंगे कि अकॉर्डिंग टू धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र कंटेन द रूल्स अबाउट द आइडियल ऑक्यूपेशन ऑफ द 4 कैटेगरीज ऑफ द वर्णास। इस धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में क्या किया गया था, ये जो 4 वर्णास में जो हमारी सोसाइटी पूरी कैटेगराइज की गई थी, इनके अलग अलग हर एक कैटेगरी का काम फिक्स कर दिया गया कि तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा काम ये है। चारों को अलग अलग अपने अपने काम दे दिए गए। अब इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसमें ब्राह्मणों का काम क्या होगा, ठीक है। ब्राह्मणास वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। ब्राह्मणों का काम क्या होगा, ब्राह्मणों का काम होगा वेदों को टीच करना, पढ़ना, पढ़ाना, ठीक है। अब ये कौन है हमारे, ये पंडित जी ये रहे, ठीक है। ये कौन है हमारे पंडित जी, जिसको फर्स्ट कैटेगरी में रखा गया है, ठीक है, ब्राह्मण, राइट, क्लियर। तो मैं यहां पर कर देती हूं इनको फर्स्ट कैटेगरी में, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहे हैं कि ब्राह्मणों का काम क्या होगा, वेदों को स्टडी करना। याद रखना, यहां से 1 मार्क का क्वेश्चन हर बार बनता है, इसलिए इसको अच्छे से समझ लीजिएगा।
ब्राह्मणास वर सपोज टू स्टडी एंड टीच द वेदास। क्षत्रियों का काम क्या होता था? क्षत्रिय कौन होते थे? राजा लोग होते थे। राजाओं का काम क्या होता था? वॉरफेयर में एंगेज रहना, ठीक है, युद्ध वगैरह करना, प्रोटेक्ट द पीपल, लोगों को प्रोटेक्ट करना, और एडमिनिस्टर जस्टिस, और न्याय करना। यही तो राजा का काम होता था ना, तो उनको सेकंड कैटेगरी में रखा गया। नेक्स्ट आता है वैश्यास का काम क्या होता है, जो कि हमारी थर्ड कैटेगरी है। थर्ड कैटेगरी है वैश्या का। वैश्यास वर एंगेज इन द एग्रीकल्चर, पेस्टुलेशन एंड द ट्रेड, ठीक है। वैश्यों का काम क्या होता था? पेस्टुलेशन करना, ठीक है, और साथ साथ में एग्रीकल्चर करना और ट्रेड करना। तो ये जो व्यापारी होते थे, इनको कौन से उसमें कैटेगरी में रखा गया था? ये होगी हमारी सेकंड कैटेगरी, ठीक है, ये होगी सेकंड कैटेगरी। और जो थर्ड कैटेगरी थी, जैसे ये हो गए आपके कौन, वैश्यास हो गए जो एग्रीकल्चर करते थे, जैसे स्कल्पचर हो गए, राइट, स्कल्पचर हो गए, और आपके फार्मिंग करने वाले फार्मर्स हो गए, राइट, और ट्रेडर्स हो गए। ये सारे के सारे थर्ड कैटेगरी में आते थे, जिनको वैश्यास कहा जाता था। फोर्थ जो कैटेगरी थी, जिसका नाम था शूद्रास, ठीक है, उनको डिवाइड किया गया था शूद्रास कैटेगरी में। तो शूद्रास वर असाइन्ड ओनली वन ऑक्यूपेशन, दैट इनके लिए सिर्फ एक ही काम फिक्स किया गया था, और वो काम क्या था? वो काम था अपने से ऊपर की 3 कैटेगरी को अपनी सर्विसेज देना। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए राजा का पैलेस है या किसी रिच पर्सन के घर में ये काम करते हैं, ठीक है, तो अपनी सर्विसेज उनको देना। बाकी और कोई काम अपनी मर्जी से नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनको रिस्ट्रिक्ट किया था कि तुम्हारा सिर्फ एक ही काम है कि अपने से ऊपर की 3 कैटेगरीज को अपनी सर्विसेज देना, इसके अलावा तुम कोई और काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इनको बहुत ही ज्यादा एक लो लेवल पर रखा गया था, ठीक है। इनको कहते हैं ना कि बहुत ही अलग से ट्रीट किया जाता था इनके साथ में। क्लियर? अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इनके साथ में क्या क्या होता था, कि इस कैटेगरी में और कौन भी आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं हम विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ द कास्ट नॉन क्षत्रियास किंग, ठीक है। अब देखो यहां पर जो क्वेश्चन किया जाएगा, क्वेश्चन क्या किया जाएगा कि क्षत्रिय ही राजा क्यों बन सकते हैं? क्या कोई और नहीं बन सकता? क्या ब्राह्मण लोग जो है वो राजा नहीं बन सकते हैं? या फिर क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय तो राजा बनेंगे, क्या वैश्य में से कोई राजा नहीं बन सकता, या शूद्रों में से कोई राजा नहीं बन सकता? तो ऐसा क्यों कहा गया है कि सिर्फ क्षत्रिय ही राजा बनेंगे? अब यहां पर ब्राह्मणों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाएगा, ठीक है, ब्राह्मणों के ऊपर एक क्वेश्चन किया जाएगा, जैसे कि जो है बौद्धिज्म और जैनिस्ट टेक्स्ट में भी मिला है कि ऐसा उनके साथ में डिस्क्रिमिनेट किया जाता था। तो ब्राह्मणों की इस बात को झूठा साबित किया जाएगा, ठीक है। अब वो कैसे किया जाएगा, देखना जरा ध्यान से। अकॉर्डिंग टू द शास्त्र, देखो शास्त्रों के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है? शास्त्रों के अकॉर्डिंग ओनली क्षत्रिय कुड बी किंग, ठीक है। शास्त्रों के अकॉर्डिंग यही कहा गया था कि क्षत्रिय ही सिर्फ राजा बन सकते हैं, इसके अलावा कोई और राजा वाला काम नहीं करेगा। क्लियर है? ओके, ये किसमें मेंशन था? हमारे शास्त्रों में। However, the several important ruling the lineage probably had different origin। लेकिन फिर भी देखो, गौतमी पुत्र शातकर्णी, अब वो बाय कास्ट क्या था? ब्राह्मण था। माना जाता है कि ये जो मौर्यास थे, ठीक है, देखो बुद्धिस्ट टेक्स्ट सजेस्टेड दैट द मौर्य वर क्षत्रिय। बुद्धिस्ट टेक्स्ट में मौर्यों को एक क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग किया हुआ बताया गया है, कि मौर्य डायनेस्टी के जितने भी रूलर्स थे, फॉर एग्जांपल चंद्रगुप्त मौर्य थे, बिंदुसार थे, या राजा अशोक थे, ये सारे के सारे किससे बिलोंग करते थे? क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे। ऐसा मेंशन किया गया है बुद्धिस्ट टेक्स्ट में, ठीक है। जबकि दूसरे क्या कहते हैं? बट ब्राह्मणिकल टेक्स्ट क्या कहता है? जो ब्राह्मणिकल मतलब ब्राह्मणों ने जो लिखी थी, ब्राह्मणिकल टेक्स्ट कहता है डिस्क्राइब देम बीइंग ऑफ लो ऑरिजिन, कि ये मौर्यस जो थे ना, वो लो ऑरिजिन थे, मतलब वो ना तो क्षत्रिय थे ना ब्राह्मण थे, बल्कि वो सबसे नीची कास्ट के थे। ये बात झूठी साबित हो गई, ठीक है। यहां पर देखिए दो, यहां पर क्या बन रहे हैं? दो नोशंस बन रहे हैं, दो विचार यहां पर आपस में एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, कि कोई कुछ कहता है कि वो क्षत्रिय फैमिली से थे मौर्यास, और यहां पर ब्राह्मणिकल टेक्स्ट के अनुसार यहां पे पता चला है कि जो मौर्यास थे वो लो ऑरिजिन थे, ठीक है। दो बात हो गई। उसके बाद शुंग एंड कण्व, ये जो मौर्य डायनेस्टी के पतन के बाद जो उसको रिप्लेस करेंगे, शुंग और कण्व जो डायनेस्टीज के रूलर होंगे, शुंग और कण्वास द इमीडिएट सक्सेसर ऑफ द मौर्यास एंड द ब्राह्मणास, ठीक है। तो ये सक्सेसर किसके होंगे? सक्सेसर मतलब होता है किसी को रिप्लेस करके खुद उसके आगे आ जाना, तो वो क्या हो गया? वो सक्सेसर हो गया, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है, जैसे मौर्य डायनेस्टी बिल्कुल डिक्लाइन हो गई, अब उसको रिप्लेस करने के लिए कोई और भी तो वो आएगा ना, कोई और भी तो राजा आएगा, कोई और भी तो डायनेस्टी आएगी। तो ये जो कण्व और शुंग डायनेस्टी थी, ठीक है, जिसने मौर्यास को रिप्लेस किया था, मौर्य डायनेस्टी को, वो बाय कास्ट क्या थे? ब्राह्मण थे। झूठी हो गई ये बात कि क्षत्रिय क्यों राजा बन सकते हैं? जिसमें जो कैपेबिलिटी होगी, जिसमें जितनी क्वालिटी अच्छी होगी, और जो राजा बनने के लायक हो गए, चाहे वो कोई भी कास्ट का हो, वो राजा बन सकता है। तो जरूरी थोड़ी ना कि बिल्कुल ही मेंशन कर दिया कि अगर कोई ब्राह्मण राजा बन गया तो फिर जो है लोग उसको सपोर्ट ही नहीं करेंगे, या फिर कोई बहुत बड़ा पाप हो जाएगा उनसे कि क्षत्रिय नहीं था और फिर भी वो राजा बन गया। इस बात को उन्होंने झूठा साबित किया, ठीक है। नेक्स्ट आता है द रूलर्स सच एज द शकास, ठीक है। अभी जो शक रूलर्स थे, राइट,
केम फ्रॉम द सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया का मतलब होता है ये जो आपका जो हमारा ये, ठीक है, मैं यहाँ पर थोड़ी सी बनाने की कोशिश करती हूँ, ठीक है, देख ला, ठीक है। अब ये जो यहाँ पर बताया गया है, क्या हमारे इंडिया का मैप में बताया गया है, ये वाला जो पोर्शन है ना, जहां पर पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये स्थान, वो स्थान, मतलब कि जितनी भी स्थान वाली कंट्री हैं, ठीक है, वहां से जो रूलर्स आएंगे आकर के यहाँ पर इंडिया में जो रूल करने लगेंगे, उनको क्या कहा जाता है, सेंट्रल एशिया के रूलर्स कहा जाता है। मतलब ये सेंट्रल एशिया से आए हुए लोग हैं, तो यहीं से ही क्या आए थे, शक आए थे, ठीक है, और शक आकर के इंडिया पर रूल करने लगे। फ्रॉम सेंट्रल एशिया, केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, वर रिगार्डेड एज द मलेच्छा। इनको क्या बोला गया, इनको मलेच्छा कहा गया। 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, ध्यान से देखना। मलेच्छा का मतलब होता है मलेच्छा, ठीक है, उनको क्या बोला गया, मलेच्छा बोला गया, बर्बेरियन बोला गया, साथ साथ में आउटसाइडर बाय द ब्राह्मणास। तो इनको क्या बोला गया कि ये तो आउटसाइडर हैं, ये तो बर्बेरियन है, ये तो मलेच्छा है, तो इनको जो है वो हमारी इंडियन सोसाइटी में मिक्स नहीं करना है, ये अलग है तो ये अलग ही रहेंगे। क्लियर है? तो मलेच्छा किसको कहा जाता है, जो आउटसाइडर थे, और जो आउटसाइडर भी होते हुए भी जिनको संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती थी, इसका मतलब ये कि वो हमारे इंडिया का ओरिजिन नहीं है, तो हम इसको बाहर ही काउंट करेंगे। हमारे इंडियन जो कैटेगरीज है इसमें ये इनको फिट नहीं करेंगे या इनको इसमें शामिल नहीं करेंगे। ये बाहर के हैं, ना तो इनको संस्कृत बोलनी पढ़नी आती है और ना ही ये संस्कृत समझ सकते हैं, इसलिए ये आउटसाइडर थे, तो आउटसाइडर ही कहलाएंगे, ये इंडिया में मिक्स नहीं होंगे। क्लियर है? नेक्स्ट कहता है कि सोशल डिफरेंसेस विद इन एंड बियॉन्ड द फ्रेमवर्क ऑफ कास्ट, जातीज एंड द सोशल मोबिलिटी। अब आप देख रहे हो ना कि ये जो 4 वर्ण बने थे, ठीक है, ये जो 4 वर्ण बने थे, ठीक है, कौन कौन से, ब्राह्मण, क्षत्रियस, वैश्यास और शूद्रास, ये 4 वर्ण बने थे। अब इसमें भी बहुत सारी सब कैटेगरीज बनेंगी, इसमें भी बहुत सारी जातीज बनेगी। जैसे आप देख रहे हो ना कि यादवों में जो है, जैसे ब्राह्मणों में बहुत तरह के कास्ट होती हैं, तो बहुत तरह की कास्ट होती है, मतलब ब्राह्मण तो ठीक है एक है, लेकिन कोई वशिष्ठ हो गया, कोई जांगड़े ब्राह्मण हो गया, कोई ब्राह्मण हो गया, तो ये ब्राह्मणों में भी बहुत सारी कैटेगरीज होती है ना, जातीज बनेगी ना। तो ऐसे ही ब्राह्मणों में, ऐसे ही क्षत्रियाज में कोई राजपूत हो गया, कोई कुछ हो गया, कोई कुछ हो गया, तो इसमें भी क्षत्रियाज में बनेगी, और ऐसे ही वैश्याज में बनेगी, और ऐसे ही किसमें बनेगी, शूद्राज में। तो इसमें काफी सारी कैटेगरीज जो है वो बनेगी अब, ठीक है, इनको सब कैटेगरीज बोला जाता है। इन द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट ऑफ थ्योरी, जाति लाइक वर्ना वाज बेस्ड ऑन द बर्थ। देखो ध्यान से देखना, यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ब्राह्मणिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग जाति लाइक वर्ना, मतलब जाति को ही क्या कहते हैं, वर्ण कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। वाज बेस्ड ऑन द बर्थ। देखो ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग बाय बर्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ब्राह्मण के घर में कोई जैसे बेबी बॉर्न होता है, तो वो ब्राह्मण ही कहलाएगा। अगर वो ब्राह्मण जो है, जैसे मान लीजिए कि कोई ब्राह्मण का बच्चा है और वो आगे चलकर स्कल्पचर का काम करता है या फार्मिंग करता है या मान लीजिए शू मेकिंग का काम करता है, तो कहने का मतलब अगर ब्राह्मण का बेटा है तो सिर्फ उसको यही राइट होगा कि वो वेद पुराणों को पढ़ करके पढ़ने पढ़ाने का काम करे, जो पहले से ही उनके एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं, ठीक है, उनके पूर्वज करते आ रहे हैं, तो वही काम करना होगा। तो बाय बर्थ की बात है कि अगर ब्राह्मण के घर में बच्चा पैदा हुआ तो वो ब्राह्मण कहलाएगा, क्षत्रिय के घर में अगर पैदा हुआ तो वो क्षत्रिय कहलाएगा, शूद्रास के घर में, वैश्यास के घर में जो भी बच्चा पैदा हुआ है तो वो उसी कैटेगरी का कहलाएगा, ठीक है। ये तो ब्राह्मणों के अकॉर्डिंग बाय बर्थ बोला गया है ना, वाज बेस्ड ऑन बाय बर्थ, ठीक है, ब्राह्मणिकल के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट कहता है कि व्हाइल द नंबर ऑफ द वर्णास वाज फिक्स्ड द 4, नंबर ऑफ वर्णास जो है मतलब कि जो जाति थी वो इन 4 वर्णास में फिक्स हो गई, ठीक है। देयर वाज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ द जाति। अब इनमें कितनी सारी जातियां बन सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, बनाओ जितनी बनानी है, ठीक है, लेकिन वो इंडियन ओरिजिन होने चाहिए, ठीक है, वो इंडिया के ही जो है वो नेटिव पीपल होने चाहिए। अगर आउटसाइडर रहे तो उनको आउटसाइडर ही कहलाएंगे वो, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ द जातीज, पीपल लिविंग लाइक द फॉरेस्ट। अब देखो यहाँ पर जो लोग फॉरेस्ट में रहते थे, जो लोग फॉरेस्ट ड्वेलर थे, मतलब जंगलों में रहने वाले लोग थे, उनको क्या कहा जाता था, उनको निषाद कहा जाता था। क्या कहा जाता था, उनको निषाद कहा जाता था, ठीक है। गोल्डस्मिथ, स्वर्णकार, अभी जो गोल्डस्मिथ है ये किसको बोलते हैं, स्वर्णकार को किसको बोलते हैं, सुनार को बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो निषाद होते थे, गोल्डस्मिथ थे, वर क्लासिफाइड एज जाति बाय द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी, ठीक है, वर क्लासिफाइड एज द जाति, ठीक है, इनकी एक अलग जाति हो गई बाय द ब्राह्मणिकल अथॉरिटी एज दे डिड नॉट फिट। अब ये जो निषाद है और ये जो गोल्डस्मिथ मतलब सुनार वगैरह है, ये इन 4 वर्णों में ये इसमें फिक्स नहीं बैठे, मतलब फिट नहीं बैठ रही है, तो इनको अलग ही कर दिया गया। भाई तुम ब्राह्मणों जो क्या बोलते हैं
फॉरेस्ट में रहते हो तो तुम्हारी कोई जाति नहीं, कुछ अता पता नहीं, कुछ नहीं पता, इसलिए उनकी कैटेगरी को बिल्कुल अलग कर दिया गया। स्वर्णकार, अब स्वर्णकार को कौन सी कैटेगरी में रखा जाएगा? ब्राह्मण में नहीं रख सकते उसको, क्षत्रिय भी नहीं रख सकते, मतलब क्षत्रिय तो वही होंगे जो राजा लोग होंगे अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, राइट, धर्मसूत्र धर्मशास्त्र के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये स्वर्णकार होते हैं जो वैश्य में भी इसको फिट नहीं कर सकते, क्योंकि वैश्यों का काम उन्होंने फिक्स किया था कि या तो तुम अपना ट्रेडिंग करो या फिर तुम अपना एग्रीकल्चर करो या पेस्टुलेशन करो, तो ये 3-4 काम उनके लिए फिक्स कर दिए गए थे। लेकिन ये तो स्वर्णकार थे ना, तो इनको बिल्कुल ही अलग कर दिया गया। इन 4 जाति में, इन 4 वर्णों में ये फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए उनको अलग कैटेगराइज कर दिया गया। They were classified the jati by the Brahmanical authority as they did not easily fit into the fourfold वर्णा सिस्टम। तो ये चारों वर्ण में से किसी भी वर्ण में फिट नहीं बैठ रहे थे। ठीक है, तो सोसाइटी विदाउट द वर्णा सिस्टम। अब ऐसी कौन सी सोसाइटी है जो वर्ण सिस्टम के बाहर है, विदाउट है? ठीक है, सोसाइटी विदाउट वर्णा सिस्टम, वो कौन सी सोसाइटी है जो बिल्कुल वर्ण सिस्टम से बिल्कुल परे है, उसके बिना है? ठीक है, ये कौन सी आ जाएगी? जैसे कि अभी मैंने क्या बताया था, निषाद जाति। ठीक है, निषाद कास्ट जो होती थी, जहां पर फॉरेस्ट पीपल रहते थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स रहते थे, तो उनको निषाद में काउंट किया गया था। और ये निषाद जाति जो है वो चारों वर्ण में से किसी पे फिट नहीं बैठ रही थी, इनको अलग कर दिया गया। तो ये राज्य में रहने वाले लोगों के जो भी ब्राह्मणों ने रूल बनाए थे, उस रूल को फॉलो नहीं करते थे। ये ब्राह्मणों को क्रिटिसाइज करते थे कि क्यों ऐसा होता है कि ब्राह्मणों की मोनोपोली होनी चाहिए सोसाइटी में, जो ब्राह्मण कहेगा वही होना चाहिए, वही सत्य है, वो भगवान मतलब एक पत्थर की लकीर है और भगवान से उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट आकर बोला है कि तुम्हें ये काम करना है। ऐसा कहां पर प्रमाण है? क्यों वो इतना डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है? मतलब पूरी सोसाइटी में जो अलग अलग उसमें भागों में या अलग अलग वर्णों में, जातियों में डिवाइड किया गया है, तो क्या भगवान ने ऊपर से जाति बनाकर भेजी है? नहीं ना, हम नहीं मानते। अगर हम राज्य में रहेंगे, देखो कंडीशन क्या थी कि अगर ये फॉरेस्ट ड्वेलर अगर राज्य में रहते हैं तो उनको राज्य के रूल रेगुलेशंस फॉलो करने पड़ेंगे। ठीक है, और इन्होंने कहा कि नहीं मानेंगे, हम नहीं मानेंगे, तो उनको बाहर कर दिया और जाकर के जंगलों में रहने लगे। ठीक है, अब उसी का एक जीता जाता एग्जाम्पल क्या था? एक जीता जाता एग्जाम्पल हम दे सकते हैं इसका, एकलव्य का। ठीक है, एकलव्य की कहानी तो सुनी होगी ना आपने कि एकलव्य कौन था? एकलव्य वो था जो गुरु द्रोणाचार्य का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। देखो, हम ये तो नहीं कह रहे कि इन्होंने इन्हीं से ही फिजिकली शिक्षा दीक्षा ली थी, लेकिन फेस टू फेस तो नहीं ली थी। लेकिन जब इन्होंने मना कर दिया कि तुम तो जो है जाति से बाहर हो और मैं सिर्फ जाति को ही, मतलब वर्ण सिस्टम को ही, खास करके मैं क्षत्रिय फैमिली के बच्चों को ही मैं जो है शिक्षा दीक्षा देता हूं, तो तुम तो बिल्कुल कास्ट से बाहर हो, तो मेरी तो इसमें इंसल्ट हो जाएगी। तो गुरु द्रोणाचार्य ने इनको मना कर दिया था और तब से ये गुरु द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और बस उससे आशीर्वाद लेता और फिर जो धनुष बाण चलाना होता है उसकी प्रैक्टिस करने लगा और इतना बड़ा धनुर्धारी बन गया कि एक बार क्या होता है, वो आपके उसमें ना एक पैराग्राफ भी दिया होगा, एक केस स्टडी दी होगी, छोटी सी स्टोरी दी हुई है कि गुरु द्रोणाचार्य जैसे इस जंगल में घूम रहे थे तो अचानक से ये जहां पर वो एकलव्य जहां पर प्रैक्टिस कर रहा था इनकी मूर्ति बना करके, वहां तक वो पहुंच जाते, घूमते घूमते पहुंच गए। तो वहां पर एकलव्य ने देखा, गुरु द्रोणाचार्य ने देखा कि जो है ये तो अर्जुन से भी बहुत ही बड़ा धनुर्धारी बन रहा है। तो इसके पास गए और जाकर के देखा कि यहाँ पर तो मेरी मूर्ति बनी हुई है। बड़े हैरान हुए कि तुमने मेरी मूर्ति बना करके, ये कैसा तुम्हारा सिस्टम है कि मेरी मूर्ति बना करके और तुम इसके सामने आशीर्वाद लेकर के तुम धनुष बाण की प्रैक्टिस कर रहे हो। तो इन्होंने कहा कि मैं आपको गुरु पहले ही मान चुका था जब आपने मुझे मना किया था, इसलिए आपने तो मना कर दिया, लेकिन मैंने अपने मन से आपको गुरु माना, आपकी मूर्ति बनाई और बस आपके आशीर्वाद से मैं अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दिया था। अब इस सिचुएशन में क्या होता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि ठीक है, तुमने मेरे को गुरु माना है ना, तो गुरु होने के नाते और एक गुरु और एक शिष्य का जो संबंध होता है, इसके नाते तुम्हें क्या करना पड़ेगा, मुझे अपनी एक गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी। उन्होंने कहा ठीक है, क्या गुरु दक्षिणा चाहिए गुरुजी? हाथ जोड़ के वो गर्दन नीचे करके खड़ा हो जाता है कि बोलो क्या आपको दक्षिणा चाहिए। तो फिर गुरु द्रोणाचार्य ने कहा कि पहले तो मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा। ठीक है, उन्होंने कहा ठीक है। तो टेस्ट लिया तो क्या क्या बताया कि उनकी आंखों पर पट्टी बांधी गई, एकलव्य की आंखों पर पट्टी बांधी गुरु द्रोणाचार्य ने और कहा कि तुम्हें सिर्फ बहुत दूर ना एक डॉग है जो बार्क कर रहा है, बिना देखे तुम्हें सिर्फ उसकी आवाज सुन करके और उसके मुंह को बेदना है। ठीक है, अगर तुमने ये टास्क कंप्लीट कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि तुम मेरे शिष्य हो। ठीक है, और तुम सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हो, मैं तुम्हें मान जाऊंगा। ये चैलेंज उसने एक्सेप्ट किया एकलव्य ने, और क्या करता है, आंखों पर पट्टी बांधी और सिर्फ सुनकर ही उसने क्या किया, एक के बाद एक 7 तीरों से उस डॉग के मुंह को बिल्कुल तीरों से बेध दिया।
जब वो डॉग बिल्कुल मुंह पे जिसके तीर लगे हुए थे, जैसे वो पास ऑन हो रहा था और वहीं पर जो है थोड़ी दूर में ही पांडव थे, कौरव पांडव थे, जहां पर वो गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेते थे, तो उसके पास से जैसे पास से होकर गुजरने लगा वो डॉग, तो वो देख करके हैरान हो गए, यार ये इतना बड़ा धनुर्धारी कौन आ गया जिसने इस तरह का काम किया। ये तो वाकई में बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, तो हम भी उस धनुर्धारी से मिलना चाहेंगे जो इतना बड़ा धनुर्धारी है। तो इतना कह करके वो सारे के सारे वहां पर आ जाते हैं। लेकिन इससे पहले क्या हो चुका था, एकलव्य से गुरु द्रोणाचार्य उसका राइट हैंड का थंब मांग चुके थे गुरु दक्षिणा में, और बिना सोचे समझे 1 मिनट लगा, 1 सेकंड भी नहीं लगाया, और अपना चाकू वाकू निकाला, खंजर निकाला, और एकलव्य ने उनको अपना अंगूठा काट करके और उसको दे दिया, क्योंकि गुरु द्रोणाचार्य जानते थे कि ये अर्जुन से ज्यादा अच्छा धनुर्धारी है, और अपनी कमिटमेंट को ये झूठी नहीं साबित करना चाहते थे कि मैंने कमिटमेंट की है भीष्म पितामह से या फिर कुरु पूरी उससे फैमिली से कि मैं अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी बनाऊंगा, लेकिन इसके रहते तो अर्जुन नहीं बन सकता। तो इनका राइट हैंड का थंब ही मांग लिया, जिसकी वजह से अब वो धनुष चलाना जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम होने लगी। ठीक है, और गुरु माना था तो गुरु दक्षिणा उन्होंने ये दी थी। राइट, तो देखो देयर वर, ठीक है, स्टोरी अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा। ठीक है, तो देयर वर सम कम्युनिटीज हुज सोशल प्रैक्टिस वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्राह्मणिकल आइडियाज। कुछ ऐसी जो है वो कम्युनिटीज थी जो कि ब्राह्मणिकल आइडिया को बिल्कुल नहीं मानती थी, उनके बनाए हुए रूल को बिल्कुल नहीं मानती थी। फॉर एग्जाम्पल कैटेगरी सच एज द निषाद, टू विच एकलव्य बिलोंग। तो क्वेश्चन आता है कि एकलव्य कौन सी जाति से बिलोंग करते थे? निषाद जाति से। ठीक है, राइट। सो समटाइम दोज हु स्पोक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज वर लेबल्ड एज द मलेच्छा। ठीक है, मैंने क्या कहा, जिनको समटाइम्स ऐसा भी होता था कई बार कि दोज हु डिड नॉट स्पीक नॉन संस्कृतिक लैंग्वेज वर लेबल टू, जिनको संस्कृत बोलनी लिखनी पढ़नी नहीं आती थी उनको क्या कहा जाता था? उनको मलेच्छा कहा जाता था। अभी हमने देखा ना कि मलेच्छा को क्या क्या कहा जाता है, मलेच्छा ब्राह्मणिकल के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनको मलेच्छा कहा जाता था, साथ में उनको बर्बेरियन कहा जाता था, आउटसाइडर भी कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? जिन लोगों को संस्कृत बोलनी पढ़नी लिखनी नहीं आती थी वो सारे मलेच्छास होते थे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट। क्लियर। अब हम बात करते हैं बियॉन्ड द फ्रेमवर्क में इमर्जेंस ऑफ द वर्ण सिस्टम। राइट, अब कैसी इमर्जेंस होती है? देखो, ब्राह्मणास कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड द सिस्टम एंड क्लासिफाई देम एज द अनटचेबल्स। इसकी ब्राह्मण कंसिडर सम पीपल एज बीइंग आउटसाइड। ब्राह्मणर जो ये ब्राह्मण होते थे ये कंसिडर करते थे कि कुछ लोग जो है वो जाति प्रथा से बिल्कुल, जातिवादी से बिल्कुल बाहर है, एंड क्लासिफाई देम एज अनटचेबल्स। मतलब कि देखो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र से काम उन्होंने फिक्स कर दिए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो अलग ही काम करते थे। काम के अकॉर्डिंग ठीक है, उनको बांट दिया गया कि तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, लेकिन कुछ लोगों का काम बिल्कुल डिफरेंट था। जैसे कि कोई एनिमल जो है जिसकी डेथ हो जाती है, कोई मर जाता है एनिमल, ठीक है, अब उसकी स्किन को पाइल करना, उसकी स्किन से ही शू वगैरह बनाने होते थे, लेदर बैग्स बनाने होते थे। ठीक है, और जिनका फनरल प्रोसेस किया जाता था, मतलब जो कोई लावारिस होता था, जिनका फैमिली में कोई नहीं होता था, उनका दाह संस्कार वगैरह भी किया करते थे। ठीक है, अब उस तरह के काम को वो कौन से पार्ट में रखेंगे, कौन से वर्ण में उसको रखेंगे, कौन से जाति में उनको रखेंगे, तो इनको एक अलग जाति बना दी गई जिनको चांडाल कहा जाता था। ठीक है, अब इन चांडाल्स के काम, चांडाल्स की ड्यूटी क्या बना दी गई? मनुस्मृति में इनकी ड्यूटी को फिक्स कर दिया गया, द ड्यूटी ऑफ द चांडाल्स दे हैड टू लिव। अब ये क्योंकि ये थोड़े से बुरे काम करते थे, जैसे एनिमल्स की स्किन को पाइल करना, मतलब उनकी स्किन को उतारना होता है। ठीक है, अब कुछ इस तरीके से बुरे काम करते थे, जो भी एग्जीक्यूशन वाला काम होता था कि राजा को किसी फांसी देना होता था, तो कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तो करेंगे नहीं, ये वही करते थे जो दिल का बहुत ही ब्रेव होगा। ठीक है, दिल कमजोर नहीं होगा, जो इस तरह की काम को करने में थोड़ा सा हिचकिचान आए, तो इनको एक अलग ही इनकी कास्ट बना दी गई। ठीक है, जिनको अनटचेबल्स कहा जाता था। हाँ, क्योंकि ये काम थोड़े से बुरे करते थे इसलिए इनको गांव से बाहर रखा जाता था। ठीक है, बहुत ही इनको नीचा समझा जाता था, गांव से बाहर रखा जाता था। कई बार तो ऐसा भी होता था कि जब भी ये लोग गांव के अंदर एंटर करते थे, जहां पर पूरी सोसाइटी रहती थी गांव में, तो इनके आने से पहले जोर जोर से ड्रम बीटिंग होने लग जाती थी, अनाउंसमेंट हो जाती थी कि सभी अपने अपने घर के दरवाजे बंद कर लो, खिड़कियां दरवाजे बंद कर लो, क्योंकि चांडाल्स गांव में एंटर कर चुके हैं। उनकी परछाई तक अपने ऊपर नहीं पड़ने देना चाहते थे, ना तो उनको अपने कुओं से पानी भरने देते थे। अगर वो
गलती से भी अगर उनके आसपास भी हो गया तो अपने आप को अपवित्र मानते थे। हो ये क्या हो गया, हम तो बिल्कुल अपवित्र हो गए, इसकी परछाई हमारे ऊपर पड़ गई, अब तो हम बिल्कुल भी गंगा जिसे हमें गंगा के पानी से हमें स्नान करना पड़ेगा या उनके छींटे वीटे लगाने पड़ेंगे जिससे हम अपने आप को पवित्र कर ले। कुछ इस तरह की बहुत ज्यादा इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। ठीक है, इनको गांव से बाहर रखा जाता था, यूज द डिस्कार्डेड थिंग्स, और इनको बोला गया था, मनुस्मृति में इनके ड्यूटी फिक्स की गई थी कि जो भी गांव वालों के या जो रिच पर्सन होते हैं उनके जो भी छोड़े हुए बर्तन होंगे, रफ बर्तन हो जाते हैं, जैसे वो फेंकने वाले होते हैं, तो उनको बोला गया था यूज्ड जो यूटेंसिल्स होते हैं, यूज जो थिंग्स होती हैं, डिस्कार्डेड जो रफ हो जाती है, मतलब बहुत ठीक है पुरानी हो जाती है, तो वही इसको यूज करेंगे चांडाल्स। एंड वियर द क्लोथ ऑफ द डेड, ठीक है, और जो डेड बॉडी के साथ में जो उनके घर वाले कपड़े वपड़े लेकर आते हैं तो वही उन्हीं कपड़ों को पहनेंगे और कोई नया कपड़ा नहीं पहनेंगे। और द ऑर्नामेंट्स ऑफ आयरन, उनको बोला गया था ना तुम गोल्ड की, ना कोई सिल्वर की, ना कोई हीरे जवाहरात की, कोई भी ऑर्नामेंट्स जो है वो तुम इनसे बने हुए नहीं पहनोगे, सिर्फ तुम्हें आयरन से बनी हुई ज्वेलरी ही पहननी है। ठीक है, तो इस तरह से उनकी ड्यूटी जो है चांडाल्स की फिक्स कर दी गई। क्लियर? हाँ जी, अब क्या करते हैं कि कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज एंड द स्टेटस। अब क्या करते हैं, सोशल स्टेटस के बारे में पढ़ते हैं। अब ये डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिए हैं, आई होप सभी को समझ में आ गए होंगे, और समझ में आ गए तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ गए हैं या नहीं आए हैं। अब हम क्या करते हैं, जेंडर एक्सेस प्रॉपर्टी। ठीक है, मनुस्मृति में क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू द मनुस्मृति द पैटर्नल स्टेट टू बी डिवाइडेड द इक्वली। अब देखो, पैटर्नल स्टेट का मतलब क्या होता है, पैटर्नल स्टेट का मतलब होता है फादर्स प्रॉपर्टी। क्या होता है, फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, फादर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी कि पिता की संपत्ति, उसके जितने भी बेटे होते थे तो उसमें एक फादर की प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया जाता था। फॉर एग्जाम्पल, अब मान लो किसी फादर के 4 बेटे हैं और ये उसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, उसको 4 भागों में बांट दिया गया, लेकिन थोड़ा सा पार्ट जो है वो बड़े वाले बेटे का ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उस पर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है। तो ये वाला पार्ट सबसे बड़े बेटे का 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि ये जो है ये एल्डेस्ट सन के लिए होता था। ठीक है, एल्डेस्ट सन। ठीक है, इक्वली अमंग द सन आफ्टर द डेथ ऑफ द पेरेंट। ठीक है, पेरेंट की डेथ के बाद उनकी प्रॉपर्टी को बांट दिया जाता था विद द स्पेशल शेयर द एल्डेस्ट वन। स्पेशल शेयर किसको दिया जाता था, सबसे बड़े बेटे को दिया जाता था, क्योंकि उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा होती है, बड़ा है वो घर का। बट women could not claim the share of these resources। लेकिन बच्चे, अगर मान लो 4 बेटे हैं, ठीक है, और एक बेटी है, या 3 बेटे हैं एक बेटी है, ठीक है, तो उस सिचुएशन में फादर की जो भी प्रॉपर्टी होती है पेरेंट्स की, वो बेटी को ना दे करके उन 3 में ही डिवाइड की जाएगी जो उसके 3 बेटे हैं। माना जाता था कि बेटी क्या करेगी प्रॉपर्टी का, उसको तो ससुराल में जाना है, शादी होकर वो ससुराल चली जाएगी तो उसको यहाँ से क्या काम है। लेकिन चिंता मत करो, अभी ये सिस्टम खत्म हो गया है, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है कि अब लड़की को भी उतना ही शेयर मिलेगा जितना कि लड़कों को मिलता है। ठीक है ना, क्लियर है? women were allowed to retain the gift। लेकिन women के लिए यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि शादी के दौरान उसको जो भी अपने घर की तरफ से जो गिफ्ट वगैरह मिलते थे वो उसका अपना धन होता था, जिसको कहा जाता है स्त्री धन। जिसको क्या कहा जाता है, स्त्री धन कहा जाता है, लिटरली अ वुमेन्स वेल्थ। ठीक है, वो उसका खुद का अपना होता है। इस स्त्री धन को जो है वो उससे कोई जबरदस्ती नहीं छीन सकता, ना ही उसके इन-लॉज, चाहे वो उसका हस्बैंड हो, चाहे वो उसके इन-लॉज हो, फादर इन लॉ, मदर इन लॉ, XYZ कोई भी हो, इवन उसके बच्चे तक उस पर क्लेम नहीं कर सकते थे कि ये तो हमारा है, मम्मी के बाद ये पूरा का पूरा जो है वो हमारा हो जाएगा, या मम्मी से छीन ले। ठीक है, बच्चे भी क्लेम नहीं कर सकते, ना ही उसका हस्बैंड क्लेम कर सकता है कि ये पूरा का पूरा धन उसका है तो उसको दे दिया जाए, नहीं। हाँ, अगर लड़की की मर्जी होगी तो वो अपनी मर्जी से अपने हस्बैंड को दे सकती है, अपने लॉज को दे सकती है, अपने बच्चों को दे सकती है, लेकिन जबरदस्ती उसे कोई छीन नहीं सकता। क्या? ये स्त्री धन। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है कि वर्ना एंड द एक्सेस टू प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये जो एक्सेस था प्रॉपर्टी का, ये किस किस को मिलता था। अकॉर्डिंग टू द ब्राह्मणिकल टेक्स्ट, अनदर क्रिएशन, अनदर क्राइटेरियन अपार्ट फ्रॉम द जेंडर, ठीक है, फ्रॉम रेगुलेटिंग द एक्सेस टू वेल्थ वाज वर्ना। ठीक है, अब ये ठीक है, अब ब्राह्मण के घर में, ठीक है, कोई ब्राह्मण है, उसकी डेथ हो जाती है तो उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दे, ये तो पूरे वर्ण में यही काम चल रहा था। ठीक है, लेकिन क्या बोला गया, द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब द शूद्रास वर द सर्विट्यूड व्हाइल अ वैरायटी ऑफ द ऑक्यूपेशन। अब देखो क्या कह रहा है कि
ब्राह्मण के घर में जो बच्चा पैदा होगा वो ब्राह्मणगिरी का काम करेगा, वो वेदों को पढ़ना पढ़ाना ये सब काम करेगा। क्षत्रिय का बेटा होगा वो क्षत्रिय की तरह काम करेगा, ठीक है। शूद्रों का बेटा होगा या वैश्यास का बेटा होगा जो वो उनकी तरह काम करेगा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है द ओनली ऑक्यूपेशन प्रिस्क्राइब द शूद्रास, शूद्रों को सिर्फ ये बोला गया था कि तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज ऊपर की 3 कैटेगरी को देनी है। ये जो ऊपर की 3 कैटेगरी थी ये अपनी मर्जी से कोई भी काम कर सकती थी, इनको खुली छूट थी। लेकिन यहाँ पर जो शूद्रास थे उनको बाउंड कर दिया गया उनको कि तुम्हें इसके अलावा कोई और काम नहीं करना है, तुम्हारा काम सिर्फ और सिर्फ अपनी सर्विसेज देना है ऊपर की 3 कैटेगरी को। व्हाइल अ वैरायटी ऑफ द ऑक्यूपेशन वर लिस्टेड फॉर मैन ऑफ द फर्स्ट 3 वर्णास। सिर्फ मैन के लिए बोला गया। यहां पर देखो, अभी तक वुमेन को अलाउ नहीं था बाहर जाकर काम करने का, ठीक है। जो आज आप देख रहे हो ना कि वुमेन बाहर जाकर काम करने लगी हैं, लेकिन इतनी इंडिपेंडेंसी पहले नहीं थी वुमेन्स को, औरतों को पहले नहीं थी, तो उनको तो बिल्कुल रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। उनको तो सिर्फ ये बोला गया था कि तुम्हारा काम है सिर्फ घर की देखभाल करना, बच्चे संभालना, घर का काम करना, व्हाटएवर, बस अपनी सिलाई कढ़ाई बुनाई चूल्हा चौकी का काम करना, बस इतना ही काम है। मैन को बोला गया था ऊपर से 3 कैटेगरी का, कौन सा? ब्राह्मण थे, ठीक है, ब्राह्मणों को, ठीक है, और क्षत्रियों को, वैश्यास को। ये जो ऊपर की 3 कैटेगरी है इनमें मैन को बोला गया था कि तुम्हें पूरी छूट है, कोई भी काम करो, लेकिन शूद्रों को नहीं बोला गया था, ठीक है। शेयरिंग वेल्थ in alternative scenario to the Varna system, people either claimed or were assigned the status on the basis of their wealth। देखो क्या कह रहा है, एन अल्टरनेटिव सिनेरियो, एक और सिनेरियो यहां पर बताया जा रहा है वर्ना सिस्टम के अकॉर्डिंग। पीपल आइदर क्लेम्ड और वर असाइंड द स्टेटस ऑन द बेसिस ऑफ देयर वेल्थ। जिसके पास जितना पैसा होगा उसका स्टेटस वैसे ही डिसाइड किया जाएगा, कहने की बात। और आज की रियलिटी भी यही है, चाहे कोई लो ओरिजिन से हो, चाहे कोई लो कास्ट का हो, उसके पास अगर पैसा है सोसाइटी में उसकी पूछ होगी, सोसाइटी में लोग उसको पूछेंगे। अगर देखो जरा सी स्नीज भी आ जाती है ना, उसको छींक भी आ जाती है, कफ हो जाता है, हल्का सा खांसी भी आ जाती है, तो पैसा है उसके पास में, तो थोड़ा सा अगर वो बीमार भी हो जाता है ना, तो लोग दूर दूर से अगर पूछते हैं भाई क्या हो गया, तेरे को जुकाम लगा है, तो डॉक्टर क्यों नहीं, चलो चलो मैं लेकर चलता हूं। ये तो पैसे, भाई पैसे की गर्मी है, जिसके पास पैसा होगा उसका बोलबाला रहेगा। पैसे से ही ये दुनिया चल रही है, मतलब जिसके पास पैसा उसका बोलबाला, और जिसके पास जो बाय कास्ट बहुत ऊंची कैटेगरी का है, फॉर एग्जांपल ब्राह्मण है, अगर ब्राह्मण है उसके पास पैसा नहीं है, तो चाहे वो सड़क पर, भगवान ना करे, सड़क पर कुछ उसको ऐसी उसके साथ कोई मिस हैपनिंग हो गई हो और वो सड़क पर पड़ा हुआ है, लोग उसको उठाएंगे नहीं। रियलिटी है, आज की भी रियलिटी है और पहले भी यही रियलिटी थी। जिसके पास पैसा नहीं, लोग उसको उसके साइड से बचकर होकर निकलते हैं, और जिसके पास पैसा है, जरा सी खरोच भी आ जाते हैं ना उसको, तो लोग ऐसे उमड़ के पड़ते हैं कि पता नहीं इसको क्या हो गया है और हम जो है इसके लिए क्या कर दे। बात तो सही है ना, रियलिटी है ना आज की, ठीक है। तो यहां पर बोला गया है कि देयर वर अदर सिचुएशन वर मैन हु वर जेनरियस वर रिस्पेक्टेड व्हाइल दोज हु वर माइजरली और द सिंपली एक्यूमुलेटेड वेल्थ विद देमसेल्फ वर डिसलाइक। तो लोग उनको पसंद नहीं करते थे, उनको डिसलाइक करते थे, नफरत करते थे उनसे। पैसा नहीं है, चल तू कौन मैं कौन। जिनके पास पैसा है, आओ भाई आओ, यार मैं तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारे चाचा का लड़का का दोस्त, ये वो करके वो बहुत सारे रिश्ते निकाल लेंगे फिर तो, है ना। रियलिटी है बच्चे ये, राइट। अब चलते हैं द सोशल कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ते हैं। द बुद्धिस्ट ऑल्सो डेवलप एन ऑल्टरनेटिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सोशल इनइक्वालिटी एंड इंस्टीट्यूशंस रिक्वायर्ड टू रेगुलेट द सोशल कॉन्फ्लिक्ट। ये जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में बोला गया है, ये जितनी भी इनइक्वालिटीज हो रही है ना, यानी कि जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि उनको बहुत ऊंचा दर्जा दिया गया है, उनको बहुत नीचे रखा गया है, तो इन सोशल जो ये किया गया है, कौन सा इनइक्वालिटी जो फैल रही है, इसी के कारण सोशल कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं। भाई ऐसा क्यों? जिसके पास पैसा है, जिसके पास नहीं है, कोई ऊंची कास्ट का है, कोई नीची कास्ट का है, अब ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना सोसाइटी में, इसी से ही क्या बनेंगे, कॉन्फ्लिक्ट चलेंगे, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट होने लगेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा होने लगेगा। अकॉर्डिंग टू अ मिथ इन सुत पिटक में एक बात बताई गई है कि दे सजेस्टेड दैट ह्यूमन बींग्स इनिशियली हैड नॉट फुल्ली इवॉल्व द बॉडी फॉर्म। उन्होंने कहा कि पहले इंसान ऐसा नहीं था। अब हड़प्पा सिविलाइजेशन में कहीं कोई कुछ था, ठीक है, थोड़ी बहुत तो चलती है कि किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा है, किसी के पास नहीं है, थोड़ी बहुत तो ठीक है चलती है, लेकिन इतना ज्यादा तो सोशल डिफरेंसेस नहीं था ना। फिर आकर के फिर हमने जो सेकंड चैप्टर पढ़ा उसमें पॉलिटिकल और इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से लोग जो है वो, किसी के पास पैसा बहुत ज्यादा आ गया, किसी के पास बहुत कम आ गया, तो यहां से
कैटेगरीज जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो गई थी। तो अकॉर्डिंग टू अ मिथ, सुत पिटक के एक मिथ के अकॉर्डिंग बताया गया कि दे सजेस्टेड दैट द ह्यूमन बीइंग्स इनिशियली हैड नॉट फुल्ली इन्वॉल्व द बॉडीली फॉर्म एंड द वर्ल्ड ऑफ द प्लांट वाज आल्सो नॉट फुल्ली डेवलप्ड। ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड इन अ स्टेट ऑफ पीस। पहले मनुष्य बहुत शांति से रहता था, ठीक है ना। और होना भी यही चाहिए कि जैसे ही इंसान इस दुनिया में आता है वो लिखवा कर नहीं लाता है कि मैं इस जाति का हूं, ठीक है ना। तो अगर इंसानों में इस तरह की कोई बात ही नहीं होगी, कोई सोच ही नहीं होगी, तो ये पूरा वर्ल्ड जो है वो शांतिमय तरीके से जिएगा, है ना। कोई किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, सब लोग इक्वली ट्रीट किए जाएंगे, सभी लोगों को बराबर समझा जाएगा। तो इस तरह की जो है वो बात बताई गई है किसमें, सुत पिटक में। देयर वॉज अ ग्रेजुअल द डिट्रॉइटेशन ऑफ द स्टेट एज अ ह्यूमन बींग्स बिकेम द इंटरेस्टिंगली ग्रीडी। जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स की ग्रीडीनेस बढ़ती चली जाती है, लालसा बढ़ती जाती है, उसके मन में लालच आता है कि आज हमारे पास जितना है नहीं और चाहिए, और चाहिए, फिर वो आ जाता है और चाहिए। तो कहने का मतलब ये दिल मांगे मोर, है ना। तो जितना हमारे पास है उतना हमें और पाने की इच्छा होती है। तो यही इच्छा, यही लालसा, यही लालच इंसान को लालची बना देती है ना। यही बात कही गई है। Subsequently they developed a notion of the kinship based on human choice with the taxes as a form of payment or services rendered by the king। जो भी किंग के राज्य में जितने भी लोग रहा करते थे, तो राजा क्या करता था, उनसे रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट किया करता था। अब जिनके पास बहुत सारी जमीन है तो वो राजा को तो बहुत सारा रेवेन्यू टैक्स दिया करता था, जिसके पास थोड़ी जमीन है राजा उनसे भी टैक्स लिया करता था। तो कहने का मतलब पुअर बिकम पुअरर, ठीक है, रिच बिकम रिचर। तो वो वाला सिस्टम चल रहा था, ठीक है। तो इस तरह का सिस्टम नहीं होना चाहिए, राइट। तो ये था हमारा आज का सोशल डिफरेंसेस एंड द सोशल स्टेटस। अगर आप भी बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी में दोनों में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, ठीक है, तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें हमारे बैच को, समर्थ बैच को। क्योंकि बच्चे अभी इसी टाइम, यही एक टाइम है जो कि आपके पास 4 या 5 महीने का टाइम है, ठीक है। उसके बाद आपके प्री बोर्ड स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। और फिर आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा आपके बोर्ड एग्जाम के बाद, क्योंकि अप्रैल तक आपके एग्जाम चलेंगे और मई में आपका सीयूटी 2024 का एग्जाम हो जाएगा। तो टाइम बहुत कम रहेगा, तो आपको जीटी इंग्लिश के क्वेश्चंस करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। इसलिए जितना जल्दी आप चीज़ों को इनिशिएट करना स्टार्ट करोगे, सिलेबस कवर करोगे अपना जितनी जल्दी से, उतना हमें रिवीजन का एक अच्छा खासा मौका मिल जाएगा, ठीक है। इसी सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए अड्डा 24/7 की तरफ से निकाला गया आपके लिए समर्थ बैच, जिसमें सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। इसमें आपको डीपीपीज दी जाती है हर क्लास के साथ में। देखो, एक तो लाइव क्लासेस होती हैं, ठीक है, फेस टू फेस इंट्रैक्शन होता है बच्चों का टीचर्स के साथ में, ठीक है। तो ऑफलाइन, इसमें ऑनलाइन में भी ऑफलाइन की फीलिंग वाला सिस्टम होता है, राइट। तो बच्चे आपस में बातें करते रहते हैं टीचर से, टीचर जवाब देती रहती है, तो लगता नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। साथ साथ में हर चैप्टर के हर टॉपिक के साथ में जब भी टीचर क्लास लेती है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देती हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रिकॉर्डेड वीडियो से मिल जाएगी कि आपने एक बार समझ में नहीं आया तो दिन में आपके पास जितना टाइम हो आप वीडियो को 10 बार देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियोस के बाद आपको ई बुक्स भी मिलती है, ठीक है। ई बुक्स, प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो गए, मॉक टेस्ट हो गए, हैंड रिटन नोट्स हो गए, ये सारी चीजें आपको इस बैच में दी जा रही है, राइट। अब इनमें से आपको जो भी परचेज करना है, जो भी बैच, ये हमारा समर्थ बैच है, ये हमारा इंग्लिश स्पोकन का है, ये एम्बिशन बैच है, ये महापैक है, और ये सारथी काउंसलिंग का बैच है। कोई भी बैच परचेज करने पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है इस कूपन कोड के थ्रू, जो कि है Y489। पूरे 17% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। तो जितना जल्दी इसमें एनरोल करेंगे उतना जल्दी आप लोगों के लिए फायदा है। अगर आप चाहते हो कि नहीं मैडम मुझे अभी सीयूटी की तैयारी नहीं करनी है, मैं सिर्फ अपने बोर्ड एग्जाम में अपने डोमेन सब्जेक्ट की ही, अपने मेन सब्जेक्ट की तैयारी करना चाहता हूँ, जीटी इंग्लिश में बाद में करूंगा, तो उसके लिए भी हमारे स्पार्क बैच है जो कि क्लास 12 के बच्चों के लिए है। इस पर भी आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस कूपन कोड, दैट इज Y489। अगर आप चैनल पर नए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि लास्ट तक आपके साथ ये बना रहेगा, चाहे वो बोर्ड एग्जाम है चाहे वो सीयूटी एग्जाम है। कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में वैसे पूछ सकते हो। शेयर कीजिएगा ज़्यादा दोस्तों के साथ में और इसको लाइक कीजिएगा। अब बात आती है कि मैम हमें जो है वो समर्थ बैच में कैसे एनरोल करना है। तो आपको सबसे पहले मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, ठीक है, अड्डा 24/7 की। अगर नहीं भी है तो सीधा आप गूगल पर जाकर भी टाइप कर सकते हो अड्डा 24/7, ठीक है। यहाँ पर टाइप कर दिया आपने, फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया। जैसे आपने ऑल कोर्सेज पर क्लिक किया, यहाँ पर अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम है जिसमें सीयूटी प्लस आपके बोर्ड एग्जाम दोनों की तैयारी करवाई जा रही है। और यहाँ पर सिर्फ स्कूल में, अगर आप क्लास 12th में हो उसी का बैच लेना चाहते हो तो यहाँ पर आप स्कूल वाले पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, मैंने किया कि मैं अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम यानी कि सीयूटी प्लस बोर्ड एग्जाम जिसमें मुझे दोनों
की ही तैयारी करने में मुझे एक ही जगह पर वो दोनों प्रिपरेशन मिल रही है, दोनों एग्जाम की, तो मैं इसी को परचेज करना चाहूँगी। तो आपको क्या करना है, इस पर जाना है, आर्ट्स पर जाना है, ये रहा हमारा समर्थ बैच, यहाँ पर क्लिक करेंगे, जिसमें आपको आपके सभी डोमेन्स की क्लासेस दी जा रही है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और आपकी क्या हो गया आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ये आपको पूरा का पूरा आपको, और साथ साथ में आपकी जीटी इंग्लिश भी है, हिंदी भी है, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मतलब सारे सब्जेक्ट इसमें पढ़ाए जाएंगे, राइट। इसको बाय करने के लिए आपको क्या करना है, कूपन कोड इस्तेमाल करना है, वो है Y489। बस ये कूपन कोड लगाना है आपको और यहाँ पर क्या कर देना है, बस इसको अप्लाई कर देना है। जैसे आप इस पर अप्लाई करोगे वैसे ही ये कोर्स कितने का हो जाएगा, 8714 का, जिसकी वैलिडिटी देख रहे हो आप पूरे 12 मंथ की है, यानी कि पूरे साल तक। अब अगर आप मंथली इसकी एवरेज निकाल कर चलो कि आप ऑफलाइन ट्यूशंस लगाते हो, उसके पर सब्जेक्ट आप 1000 रुपए दे रहे हो, यहाँ पर तो आपको 6 से 7 सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं। तो आप मानकर देखिए कितना कम पैसा आप यहाँ पर दे रहे हैं, और यहाँ पर कहीं जाना आना भी नहीं पड़ेगा, आराम से, गर्मी है तो अपना आराम से, बरसात है तो घर में बैठ के क्लासेस ले रहे हो ना। ठीक है, तो जल्दी से जाइए, एनरोल कीजिए अपने आप को बैचेस में और अपनी फुल तैयारी करके जाइए, क्योंकि जितनी तैयारी अच्छी होगी, प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी, उस हिसाब से आपके मार्क्स आएंगे, मार्क्स जितने अच्छे होंगे उतना ही आपका अच्छा सीयूटी का स्कोर होगा, और उसी हिसाब से आपको फिर आपका ड्रीम कॉलेज मिलेगा। तो अपने सपनों को साकार करने के लिए जल्दी से जुड़ जाइए हमारे समर्थ बैच में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।